17 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु मंत्रिमंडल ने स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है और ऐसा करने वाला तमिलनाडु अब तीसरा राज्य बन गया है। तो आज हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित होगी कि वास्तव में स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मंजूरी देने के बाद तमिलनाडु पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या वो ऐसी परिस्थितियां हैं जो तमिलनाडु को इस क्षेत्र में इस मंजूरी को देने के लिए मुफीद प्रतीत होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, समझते हैं स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अगर इसने मंजूरी दी है, इससे पहले कर्नाटक और गुजरात के द्वारा मंजूरी दी गई है, तो वास्तव में इसके क्या निहितार्थ होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन फोकस में आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं तमिलनाडु की स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर। तो देखिए 17 अप्रैल 2025 वो तिथि है जिस दिन तमिलनाडु का जो मंत्रिमंडल है उसने अपने यहाँ की जो स्पेस इंडस्ट्री पॉलिसी है उसको पूरी तरह से मंजूरी दे दी। अब कर्नाटक और गुजरात के बाद ये तीसरा राज्य ऐसा बन जाता है। अब इसमें देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये राज्य स्तरीय जो अंतरिक्ष नीति है उसको अपना लिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि 2023 में जो भारत ने अपने इंडियन जो अपनी अंतरिक्ष नीति जो स्पेस पॉलिसी थी उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया था कि कैसे जो निजी क्षेत्र हैं उनको इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए। अब उसके बाद ये तीसरा ऐसा राज्य है जिसने अपने राज्य की ऐसी स्पेस पॉलिसी को मंजूरी दिया है, इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया है और इसका उद्देश्य ही है कि जो स्पेस का सेक्टर है इस दिशा में कैसे हम और आगे कदम बढ़ाएं और साथ साथ जो अब तक केवल स्पेस के सेक्टर में जो हम कह सकते हैं जो सरकारी जो संस्थाएं प्रभावी हैं, विशेष रूप से इसरो की बात करें जो प्रभावी है, उसके अलावा जो निजी भागीदारी है उसको भी बढ़ावा दिया जा सके। अब देखिए इस नीति का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में कैसे इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया जाए, यानी कि निवेश को कैसे ज्यादा आकर्षित किया जाए। और जाहिर तौर पे हम कह सकते हैं कि अगर इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित होगा तो इस दिशा में हमारी प्रगति भी सुनिश्चित होगी, स्पेस की दिशा में हम नए आयाम भी जरूर विस्तार कर सकेंगे उसका। अब इससे विकास भी होगा। साथ ही साथ अगर आप देखें तो चाहे वो हम किसी भी सैटेलाइट का निर्माण करना हो, उपग्रह का निर्माण करना हो, या उसको लॉन्च करने की सुविधाओं में वृद्धि करनी हो, लॉन्चिंग की सुविधा बढ़ाना हो, या उसके आधार पर उन सैटेलाइट के आधार पर जो सेवाएं होती हैं, चाहे वो आपदा प्रबंधन हो गया, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो गया, इन सेवाओं को कैसे, चाहे वो नेविगेशन हो गया, इन सेवाओं में कैसे हम और गुणवत्ता बढ़ा सके, इन सभी चीजों को बेहतर करने की दिशा में कदम के तौर पर देखा जा रहा है। अब इस नीति की पृष्ठभूमि क्या रही है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार ने 2023 में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2023 में जो इंडियन स्पेस पॉलिसी अपनी लाई, उसमें उसकी कोशिश थी, उसका प्रयास था कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में यानी स्पेस के सेक्टर में क्या किया जाए, जो निजी भागीदारी है यानी प्राइवेट जो पार्टनरशिप है उसको बढ़ाया जाए और इसीलिए जो इसरो के ऊपर जो भार है कहीं ना कहीं उस भार को कम करने में ये नीति सहायक होगी। तो केंद्र सरकार की एक संस्था है जिसको इन स्पेस जिसका नाम है, इसके माध्यम से, इन स्पेस के माध्यम से, अर्थात इंडियन नेशनल स्पेस, हम कह सकते हैं इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन और ऑथराइजेशन सेंटर इसका पूरा नाम होता है। तो राज्य सरकार को नीति लाने की सिफारिश केंद्र सरकार की इस संस्था ने राज्य सरकार को ऐसी पॉलिसी लाने की सिफारिश की थी कि राज्य सरकारें भी चाहे तो ऐसी पॉलिसीज को ला सकती हैं। अब इसके बाद अब अगर आप देखें तो तमिलनाडु ने 3 वर्ष पूर्व ही इसका बीजारोपण किया। कैसे किया, तो एरोस्पेस एंड डिफेंस यानी A&D इंडस्ट्रियल पॉलिसी के माध्यम से इसने एक पॉलिसी अपनी जारी की अपने राज्य की 3 वर्ष पूर्व ही, जिसका नाम क्या था, एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब उसके बाद क्या हुआ कि इसमें स्पेस को प्राइमरी सेक्टर अर्थात प्राथमिकता दी गई। इस जो उसने रिपोर्ट अपनी जारी की इस पॉलिसी में उसने सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको दी, तो स्पेस को दी। तो हम कह सकते हैं कि 3 साल पहले ही तमिलनाडु ने इसकी शुरुआत कर दी थी। अब तमिलनाडु ने अगर इस पॉलिसी की शुरुआत की है तो उसके पीछे कुछ कारण हो। कारण क्या है कि तमिलनाडु में स्पेस के सेक्टर में काम करने के लिए कुछ परिस्थितियां भी अनुकूल होंगी, तभी तमिलनाडु ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है। तो देखिए तमिलनाडु का जो रणनीतिक लाभ है यानी कि उसका जो हम स्ट्रैटेजिक एडवांटेज कहें क्या है, देखिए स्ट्रैटेजिक एडवांटेज होता क्या, उसका अर्थ क्या होता है, एक ऐसा लाभ जो किसी भी स्थान, वहां के जो संसाधन हो गए, वहां की जो पॉलिसीज हो गए, उनके कारण किसी दूसरे की तुलना में उस जगह को आगे बढ़ने में मदद करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज बोलेंगे। जैसे तमिलनाडु के अगर स्ट्रैटेजिक एडवांटेज की बात करें, यहाँ पर रणनीतिक लाभ की बात करें कि तमिलनाडु को कैसे रणनीतिक लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि तमिलनाडु राज्य को
उसके भौगोलिक स्थान की वजह से, मतलब जिस जगह पर वो स्थित है उसकी वजह से, या हम कह सकते हैं कि उसकी जो तकनीकी या बुनियादी उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी वजह से, उसका बुनियादी ढांचा जिस तरह का है, जैसे डिमांड स्पेस के सेक्टर में है उसकी वजह से, या फिर हम कह सकते हैं कि सरकारी जो पॉलिसीज है, सरकार का जो सहयोग मिल रहा है, इन सारे वजहों से अन्य राज्यों की तुलना में उसको ऐसी मुफीद कंडीशन, अनुकूल परिस्थितियां मिल रही हैं जिससे कि स्पेस सेक्टर में उसको विशेष फायदा मिल रहा है। इसलिए अन्य राज्यों की तुलना में वो आगे बढ़ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रणनीतिक लाभ है तमिलनाडु को वो मिल रहा है, जिसकी वजह से उसने इस पॉलिसी को अपनाया है। अब देखिए क्या क्या रणनीतिक लाभ है, एक एक करके हर बिंदु को देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसरो की मौजूदगी यहां पर है। इसरो का ही हम कह सकते हैं एक अंग, जिसको कि इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स यानी आईपीआरसी कहते हैं, वो यहां पर मौजूद है। अब इसमें क्या होता है, तो तिरुनेवेली जो जिला है महेंद्रगिरी में स्थित है, यहां पर प्रोपलेंट इंजन और क्रायोजेनिक इंजन, इन दोनों की टेस्टिंग होती है और इसरो के एक अंग के रूप में इसरो की यहां मौजूदगी है। आप जानते हैं कोई भी रॉकेट जब ऊपर जाता है या कोई अंतरिक्ष यान ऊपर जाता है तो उसके इंजन में ईंधन भरा जाता है। तो उसी प्रकार एक क्रायोजेनिक इंजन होता है जो कि बहुत ठंडा होता है, बहुत कम क्रायोजेनिक टेम्परेचर पर वो होता है, काफी ठंडा होता है। जैसे तरल हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, क्रायोजेनिक होता है। तो इस टाइप के ईंधन का प्रयोग होता है जो क्रायोजेनिक इंजन होता है। वैसे ही प्रोपेलेंट इंजन जिसमें कि तरल या गैस रूप में ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो इन दोनों ही इंजनों की जो टेस्टिंग होती है वो यहां पर होती है। और उसकी स्थिति कहां है, तिरुनेवेली जिले में है, जो कि कहां पर स्थित है, तो तमिलनाडु के अंदर ही स्थित है। दूसरे बिंदु के अंदर देखें तो स्पेस पोर्ट, स्पेस पोर्ट क्या होता है, वो स्थान होता है जहां से कि कोई भी अंतरिक्ष यान या रॉकेट लॉन्च किया जाता है। तो यहां पर स्पेस पोर्ट की भी मौजूदगी है। भौगोलिक रूप से वो ऐसी जगह होती है जहां से स्पेस पोर्ट लॉन्च करने लायक परिस्थितियां होती हैं, ठीक है। तो उसकी मौजूदगी भी यहां पर है। तो इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कुलशेखर पट्टिनम यानी कि तूतीकोरिन डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। तो इसका मतलब कि वे दूसरा भी एक प्रमुख कारण है कि स्पेस सेक्टर के लिए काम करने के लिए यहां तमिलनाडु में अनुकूल परिस्थितियां हैं। इसके अलावा स्पेस स्टार्टअप्स की अगर बात करें तो यहां पर ढेर सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं, चाहे वो आप बात कर लें लॉन्च व्हीकल्स को लेके, चाहे जीएसएलवी पीएसएलवी जैसे लॉन्च व्हीकल्स होते हैं ना। जैसे आप जानते होंगे कि पीएसएलवी क्या है, जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में लॉन्च करने के लिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वैसे ही भूस्थैतिक कक्षा में जाने के लिए जीएसएलवी होता है। तो ऐसे ही लॉन्च व्हीकल्स के लिए यहाँ पर ढेर सारे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। साथ ही साथ रीयूजेबल रॉकेट्स को लेकर ढेर सारे स्टार्टअप्स हैं। रीयूजेबल रॉकेट का मतलब जिसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा सैटेलाइट डाटा एनालिसिस को लेकर भी यहाँ पर ढेर सारे स्टार्टअप्स हैं। तो इन स्टार्टअप्स का होना भी अपने आप में एक अच्छी बात है। साथ ही साथ प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत ये वो मैन्युफैक्चरिंग होती है, मतलब ऐसी चीजों को बनाना जिसको बनाने में 100% पूरी तरह से हम कह सकते हैं परफेक्शन की आवश्यकता होती है। अगर थोड़ी भी चूक होती है, जैसे कोई भी अगर आप इंजन है या किसी महत्वपूर्ण चीज को आप बना रहे हैं तो उसका एक ऐसा पार्ट जिसमें थोड़ी भी चूक होगी तो वो काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। तो ऐसी चीजों को बनाने के लिए बहुत ज्यादा 100% परफेक्शन की आवश्यकता होती है। उसी को प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। मतलब ऐसा कोई नट ही है जिसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी है तो वो वहां पर फिट नहीं हो सकता, या ऐसी कोई मशीन है जिसमें एकदम एक्यूरेसी की जरूरत होती है तो उनको प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत माना जाता है। तो वो चीजें भी यहाँ पर सम्मिलित हैं, यहाँ पर बन रही हैं, ऑलरेडी वो इसरो को सप्लाई की जा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी चीजें हैं, एरोस्पेस कंपोनेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं जिनका यहाँ पर ऑलरेडी एक अच्छा नेटवर्क तमिलनाडु में मौजूद है। 250 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो इसकी पहले से ही इसरो को सप्लाई दे रही हैं। अगला बात करें तो स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर की अगर बात करें तो वो भी यहाँ मौजूद है। जैसे एनआईटी त्रिची में इसरो द्वारा ही समर्थित STIC स्पेस टेक इंक्यूबेशन सेंटर मौजूद है। इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है, तो यहाँ से जो युवा स्टार्टअप्स होते हैं उनको सहायता देने का काम किया जाता है। इसकी भी मौजूदगी यहाँ पर है, ये भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ सरकार के द्वारा भी एक सक्रिय सहयोग दिया जा रहा है। सरकार की जो पॉलिसी है उसमें भी सपोर्ट किया जा रहा है। तमिलनाडु सरकार और TIDCO ने इन स्पेस के साथ MOU पर भी हस्ताक्षर सहमति अपनी व्यक्त की है और स्टार्टअप्स को समर्थन दिया है। साथ ही कंपनियों ने रिसर्च और डेवलपमेंट में मदद करने की भी बात कही है और जो इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए भी सरकार के द्वारा भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो ये वो कंडीशंस हैं जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। अगला है कि स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी का उद्देश्य क्या है, इससे क्या लाभ होगा, आखिर क्यों सरकार चाहती है ये काम करना। तो देखिए लाभ की अगर बात करें
तो इसकी वजह से अगले 5 वर्षों में कहा जा रहा है कि 10,000 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा, निवेश आएगा। और निवेश आएगा तो किसी भी राज्य में अगर इन्वेस्टमेंट आएगा तो वहां पर रोजगार का सृजन हो गया, आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। तो यहाँ पर 10,000 लोगों को रोजगार देने का भी जो लक्ष्य है इसके माध्यम से वो भी है। तो रोजगार का भी सृजन होगा जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होंगे, चाहे वो इंजीनियर्स हो गए, वैज्ञानिक हो गए, टेक्नीशियंस होंगे, ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। अब राज्य की मौजूदा ताकत की अगर बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सब को साथ ले आकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनेगा जिस इकोसिस्टम की वजह से राज्य की, हम कह सकते हैं, जो आर्थिक गति है वो और बेहतर हो सकेगी। साथ ही साथ गवर्नेंस में स्पेस टेक का यहाँ पर इस्तेमाल होगा, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हम कह लें, चाहे हम कह लें कि किसी फसल की निगरानी करनी हो, चाहे डेटा ट्रैफिक को देखना हो, कंट्रोल करना हो, संपत्ति का किसी का रिकॉर्ड रखना हो या आपदा प्रबंधन हो, इन सभी क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के सेगमेंट में, इसमें स्पेस टेक का, सैटेलाइट के माध्यम से हम इन चीजों को भी कंट्रोल कर सकेंगे, बेहतर कर सकेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये सारा इसका उद्देश्य है कि इसका उपयोग करके इन चीजों को भी, गवर्नेंस को भी सुधारा जाए। साथ ही साथ पॉलिसी के प्रमुख अगर प्रावधान, अब इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो रिसर्च और डेवलपमेंट करने वाली कंपनियां हैं, साथ ही साथ जो ग्लोबल कैपेबिलिटीज सेंटर हैं, अगर इनकी हम बात करें तो यहां पर क्या किया जाएगा। ग्लोबल कैपेबिलिटीज सेंटर क्या होता है, मतलब एक ऐसी कोई भी बड़ी कंपनी होती है, जो ग्लोबल कंपनीज होती हैं, उनकी ब्रांच होती है या उनका कोई सेंटर होता है, जो कि भी अंतरराष्ट्रीय कंपनी, मान लीजिए अमेजन है, तो अमेजन किसी दूसरे देश में क्या करेगी, अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोलेगी और वहां से वो सारी सेवाएं देंगी, चाहे वो कोई भी सेवा हो सकती है, अपने ग्राहकों को टेक्निकल सपोर्ट हो सकता है, डेटा विश्लेषण हो सकता है, या तमाम सहायताएं हो सकती हैं। जैसे अमेजन ने अगर भारत में ऐसा कोई सेंटर खोला तो उसको ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के तौर पर हम जानते हैं। तो ये जो है, इस तरह की कोई भी अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कंपनी काम कर रही है या ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, तो इसमें जो वेतन है, अगर वो स्पेस के लिए काम कर रही है तो उनके वेतन में कुछ चीजें सरकार क्या करेगी, वो पैरोल सब्सिडी देगी, यानी कि कुछ मात्रा उसमें सब्सिडी के तौर पर सरकार के द्वारा उसमें मदद दी जाएगी, ताकि जो कंपनी होगी उस पर सैलरी का बोझ अगर कम पड़ेगा तो कुछ और लोगों को वो अपने सेवा में लगा सकेगी और इस क्षेत्र में, स्पेस सेक्टर में काम आगे बढ़ेगा। इसके अलावा एक विशेष श्रेणी बनाई गई, स्पेस बेज एक विशेष श्रेणी के तौर पर घोषित किया गया। राज्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसको स्पेस बेस के अंतर्गत घोषित करेगी, वहां पर क्या होगा, विशेष सुविधाएं मिलेंगी। जैसे एसईजेड होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, कुछ उसी तरह का है। यहाँ पर टैक्स में छूट मिलेगी, जमीन रियायती दर पे मिलेगी, बिजली पानी की सुविधा मिलेगी, और ये कितने तक होगी, तो जिनका इन्वेस्टमेंट 300 करोड़ तक का होगा, 300 करोड़ से ऊपर नहीं, इसकी सीमा है 300 करोड़ से, जो कम इन्वेस्ट करने वालों के लिए ये एक अच्छे मौके के तौर पर देखा जा रहा है, वहां पर इन चीजों में रियायत मिलेगी। अगला है स्पेस इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपर्स। अगर कोई कंपनी अगर स्पेस इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप कर रही है तो उसको साथ ही साथ अपने कर्मचारियों के लिए वो अगर आवास बनवा रही है तो उसके लिए जो हाउसिंग इंसेंटिव है वो भी प्रदान किया जाएगा। यानी कि जो औद्योगिक आवास की लागत आएगी, अपने कर्मचारियों को बनाने के लिए जो आवास बन रहा है उस पर जो लागत आएगी, उसका 10% सरकार क्या करेगी, एक इंसेंटिव के तौर पर, प्रोत्साहन के तौर पर देगी। और यह सुविधा 10 साल तक मिलेगा, लेकिन अधिकतम सीमा इसकी निर्धारित कर दी गई है, 10 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा। चूंकि 300 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी का है तो उसका 10% अगर आप देखें तो उस लिहाज से ये एक राशि तय कर दी गई है कि इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो ग्रीन और सस्टेनेबल अगर कोई पहल की जाती है, जैसे मान लीजिए सौर पैनल ही लगाया जा रहा है पूरी कंपनी में, तो ऐसी दिशा में यहां पर ग्रीन इंसेंटिव भी दिया जाएगा। पूंजी लागत, जितनी भी पूंजी लागत है उसके 25% तक, लेकिन इसकी भी एक अपर लिमिट तय कर दी गई है, अधिकतम सीमा 5 करोड़ तक ग्रीन इंसेंटिव के तौर पर भी प्रदान की जाएगी। अब ये सारी सुविधाएं तो दी जा रही हैं, लेकिन इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ देखिए, एक तो होगा नौकरियों का सृजन होगा, रोजगार का सृजन होगा, चाहे वो इंजीनियर्स हो, टेक्नीशियंस हो, वैज्ञानिक हो, सप्लाई चेन मैनेजर हो, इन सभी को रोजगार मिलेगा। दूसरा ये है कि स्टार्टअप्स जितने भी हैं उन स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा, तो ये एक अच्छी बात है। स्टार्टअप्स भी जो नए नए हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा, नई कंपनियां डेवलप होंगी जो देश की आंतरिक क्षमता को आगे ले जाएंगे। तीसरा यह है कि टेक्निकल रूप से अगर हम देखें तो हम आत्मनिर्भर होंगे, ज्यादा से ज्यादा तकनीकी पर हम स्वयं पर डिपेंड करेंगे। भारत में बनी जो टेक्निक होगी, रॉकेट या अन्य देशों को सेवाएं दी जा सकेंगी। अभी तक अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे सेगमेंट हैं जिन पर हम दूसरों पर निर्भर थे, लेकिन हाल ही में बहुत सी ऐसी तकनीकी हैं जो हमने अपने यहाँ डेवलप की है। जैसे आकाश तीर का एग्जाम्पल डिफेंस सेक्टर में आप देखिए, 100% वो भारत में ही बना है, एक कल्प ऊर्जा उसका स्वदेशी है। तो इसी दिशा में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। एक स्पेस में अगर हम बात करें, अगर ऐसी पहल होती है तो तकनीकी आत्मनिर्भरता हमारी बढ़ेगी। प्रशासन में भी सुधार होगा, चाहे वो सरकारी सेवाएं हो, चाहे आपदा प्रबंधन हो, चाहे कृषि हो, हम क्या करेंगे, उनको और ज्यादा
इनके माध्यम से, स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको दुरुस्त कर सकेंगे। तो चाहे सरकारी सेवाएं हों या तकनीकी रूप से इनको सक्षम बनाने में ये स्पेस सेक्टर जो है वो और ज्यादा काम आएगा। तो अगर आप देखें तो इससे हम सिर्फ रोजगार और उद्योग ही नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर भी बनाने का काम कर रहे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जयपुर में 9 जून शाम 5 बजे से, इंदौर में 23 जून से शाम 6 बजे से आईएसजीएस फाउंडेशन के नए बैच की शुरुआत हो रही है। अधिक जानकारी के लिए 87501 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। ये इस कोर्स में अगर आप विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो ये 87501 इस नंबर पर आप कॉल जरूर कर लें। आगे बढ़ेंगे और अभ्यास प्रश्न की तरफ आएंगे, और अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी हमेशा की तरह हम आप पर छोड़ेंगे। आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है कि तमिलनाडु से पहले किन 2 राज्यों ने स्पेस पॉलिसी लागू की थी। विकल्प आपके सामने हैं, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, केरल और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात, या दिल्ली और राजस्थान। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। करते रहें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।